नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आने वाले राज्य और अगले साल के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने आज 4 नए प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा की है। इन नामों में लोकसभा सांसद सीपी जोशी को राजस्थान और ओबीसी नेता सम्राट चौधरी को बिहार की कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व राज्य मंत्री मनमोहन समल को ओडिशा की और मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली की कमान सौंपी है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो इस बदलाव की वजह प्रदेश अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म होना बताई जा रही है। हाल ही में हुए त्रिपुरा चुनावों के बाद एक बार फिर से त्रिपुरा स्पीकर के चुनाव से पहले राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में टिपरा मोथा पार्टी के मुखिया प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि उनकी पार्टी के अलग राज्य यानी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग पर बातचीत के लिए केंद्र की तरफ से वार्ताकार की नियुक्ति का आश्वासन दिया गया है। सूत्रों की माने तो आज देव वर्मा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली आकर अमित शाह से इस मसले पर बातचीत करेंगे। माना जा रहा था कि सीपीएम, कांग्रेस और टिपरा मोथा मिलकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए भाजपा के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, लेकिन अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि टिपरा मोथा अपना हाथ पीछे खींच सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में कोर्ट में माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि मेरा बयान राजनीतिक था। राहुल गांधी ने अदालत में कहा कि मैंने एक राजनीतिक नेता की हैसियत से बयान दिया था। उन्होंने कहा कि करप्शन पर बोलना मेरी जिम्मेदारी है और मैंने अपना फर्ज निभाया है। राहुल ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मुझे कोर्ट की दया नहीं चाहिए। वहीं इस मामले में गुजरात की सूरत की जिला कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई और कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर महात्मा गांधी का प्रसिद्ध कथन लिखा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। आपको बता दें कि सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम से जुड़े बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दोषी करार दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने आईपीसी के सेक्शन 504 के तहत गांधी को दोषी करार दिया, जो कि शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। बता दें कि फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। वे आज सुबह ही सूरत पहुंचे थे। गौरतलब है कि राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनके उस बयान को लेकर दर्ज किया गया था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। 2019 में मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर दर्ज मामले में राहुल गांधी को सूरत की जिला कोर्ट द्वारा दोषी करार देने और 2 साल की सजा सुनाने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उससे केवल कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता है। कांग्रेस के नेताओं ने ही बताया है कि राहुल के रवैये से सब खराब हो गया, पार्टी डूब रही है। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मैं भी मोदी हूं। मैंने राहुल गांधी के बयान को सुनने पर अपमानित महसूस किया था। मैंने भी राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा पटना के कोर्ट में दर्ज कराया है। मुझे उम्मीद है कि पटना के कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा और मैं अदालत के इस फैसले का स्वागत करता हूं। इसके अलावा बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को और राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। जब हम लोग कह रहे थे कि देश से माफी मांगो, राहुल गांधी ने देशद्रोहियों जैसा अपराध किया था। अब तो कोर्ट भी उनको दोषी ठहरा चुकी है। इसलिए कांग्रेस के लोगों को और राहुल गांधी को देश के साथ साथ सबसे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर राजनीति करने का कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है। अब तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरनेम का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी के सरनेम को लेकर किए गए कमेंट के मामले में कोर्ट के फैसले के बाद कई नेता राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये न्यू इंडिया है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे तो ईडी, सीबीआई, पुलिस, एफआईआर सबसे लाद दिए जाओगे। राहुल गांधी को भी सच बोलने की, तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करने की सजा मिल रही है। उन्होंने कहा कि देश का कानून राहुल गांधी को अपील का अवसर देता है, वे इस अधिकार का प्रयोग करेंगे और हम डरने वाले नहीं हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज न्यायपालिका पर दबाव है। राहुल गांधी की जो टिप्पणी है, ऐसी राजनीतिक टिप्पणी चलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियां अटल, आडवाणी ने पता नहीं कितनी की होंगी, लेकिन पहले इस तरह से मामला दर्ज नहीं होता था।
हमें विश्वास है कि आने वाले समय में सही फैसला होगा। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल के समर्थन में कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन करना, जनता को सच बताना हमारा काम है, लेकिन है जो तानाशाही सरकार है, यह ना तो लोकतंत्र को मानती है और ना ही सदन में चर्चा चाहती है। ये लोग संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस निर्णय से असहमत हैं। लंदन में दिए गए भाषण पर अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा है। सदन में चल रहे हंगामे के बीच पीयूष गोयल ने राहुल गांधी से उनके भाषण के लिए देश से माफी मांगने को कहा और उन्हें देश और संसद को बदनाम करने के लिए जिम्मेदार बताया। इससे पहले मंगलवार को भी पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर अपनी गैर जिम्मेदार टिप्पणियों और निराधार आरोपों से संसद को बाधित करने का आरोप भी लगाया था। गौरतलब है कि पीयूष गोयल का ये बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अडानी मामले पर बातचीत और जेपीसी जांच की मांग करने के बाद आया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में लगाए गए पोस्टरों को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और दिल्ली आप संयोजक गोपाल राय ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी जंतर मंतर से मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद करेगी। आपको बता दें कि पोस्टर लगाने के इस मामले में बुधवार को पुलिस ने 36 एफआईआर दर्ज किए थे, वहीं 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि पोस्टर लगाने पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या आपत्तिजनक पोस्टर है। मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी अगर दे रही है तो दिक्कत क्या है। भाजपा भी तमाम तरह के पोस्टर विरोधी पार्टियों के लिए लगाती रहती है। देश के पीएम अगर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल हो रहे हैं, देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं, तो इसका एक ही समाधान है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय के मुताबिक पोस्टर आम आदमी पार्टी ने ही लगवाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हजारों पोस्टर लगवाती रहती है, कभी एफआईआर नहीं होती। रोजाना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी पोस्टर लगाती है, कभी एफआईआर नहीं हुई। यह एक तरह का डर दिख रहा है। यह पार्टियों का अधिकार है कि वह क्या नारा लगाती हैं। पुलिस को इस तरह की एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में लगाए गए पोस्टर्स को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए बुधवार को पुलिस की कार्रवाई का जिक्र करते हुए मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पीएम मोदी डर गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि पोस्टरों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मोदी जी इतने डरे हुए क्यों हैं? कोई भी इस पोस्टर को लगा सकता है। इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री, इतना असुरक्षित प्रधानमंत्री। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में तानाशाही शिखर पर पहुंच गई है। आपने ट्वीट किया कि मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है। इस पोस्टर में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जो इसे लगाने पर मोदी जी ने 100 एफआईआर कर दी। पीएम मोदी, आपको शायद पता नहीं, पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एक पोस्टर से इतना डर क्यों? आपको बता दें कि राजधानी के कई इलाकों में दीवारों और खंभों पर प्रधानमंत्री के विरोध में आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस के मुताबिक पोस्टरों में प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं लिखा था, इसलिए कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। 2000 पोस्टर दीवारों से हटाए गए, जबकि 2000 जब्त किए गए हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में से 2 प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं। पुलिस के मुताबिक ऐसे 50,000 पोस्टर छापने का ऑर्डर मिला था और ये पोस्टर शनिवार देर रात और सोमवार सुबह तड़के चिपकाए गए थे। इस मामले में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में 2 एफआईआर हुई और 3 गिरफ्तारी हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई जमानती धाराओं में की है, इसलिए सभी गिरफ्तार लोगों को जमानत मिल गई है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देते हुए राज्य के विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली दर में 24.10% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे पहले बिजली कंपनियों ने बिजली दर में लगभग 40% बढ़ोतरी और फिक्स्ड चार्ज को 2 गुना से अधिक बढ़ाने की मांग की थी, जिसे विद्युत नियामक आयोग ने नहीं माना था। हालांकि इस बढ़ोतरी के बाद अब बिहार की जनता को बिजली के लिए अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। बता दें, अब तक बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली के लिए 6 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट देना होता है और इससे ऊपर 6 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट देना पड़ता है। वहीं शहरी क्षेत्रों में 100 यूनिट खपत तक 6 रुपए 10 पैसे और इससे ऊपर 6 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ता है।
विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अमेरिका की ओर से नामित अजय बंगा भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वह प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। बता दें, बंगा 23 से 25 मार्च तक नई दिल्ली के दौरे पर हैं। यह उनके 3 हफ्ते के वैश्विक दौरे का अंतिम पड़ाव है। उनका दौरा अफ्रीका से शुरू हुआ, फिर वह लैटिन अमेरिका और एशिया पहुंचे। आपको बता दें, इस बात की जानकारी अमेरिका के वित्त विभाग द्वारा दी गई है। अमेरिकी वित्त विभाग ने अपने एक बयान में कहा कि भारत में बंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ये चर्चाएं भारत की विकास प्राथमिकताओं, विश्व बैंक और वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए चुनौतियों पर केंद्रित होंगी। इसके बाद बंगा लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स भी जाएंगे, जो विश्व बैंक द्वारा आंशिक तौर पर वित्त पोषित और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से स्थापित व्यावसायिक संस्थाओं का एक नेटवर्क है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।